गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने शेड्यूल वन की कुछ एक्टिविटीज़ हमने करी थी। वो एक्टिविटीज़ जिनको सप्लाई माना जाएगा ऑल्दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। बेटा तीन एक्टिविटी हम कवर कर चुके हैं। पहला था परमानेंट ट्रांसफ़र ऑब्लिक डिस्पोजल of business assets on which ITC input tax credit has been availed। ये फर्स्ट थी। सेकंड थी बेटा supply of goods or services or both to related person or distinct person in course or furtherance of business। थर्ड थी बेटा supply by principal to agent और by agent to principal। ठीक है। अब बेटा शेड्यूल वन की फोर्थ एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी पे आते हैं। ध्यान से देखना है बेटा। शेड्यूल वन, चलो और बेटा मेरे साथ साथ फोर्थ एक्टिविटी क्या है देखो बच्चे। फोर्थ एक्टिविटी है आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखना बेटा, बेटा वो कह रहा है आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, मतलब इंडिया के बाहर से आपने इंडिया में कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं। किससे बेटा? रिलेटेड पर्सन, जो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट्स। कल मैंने बेटा एस्टैब्लिशमेंट्स में क्या क्या आता है वो बताया था। एस्टैब्लिशमेंट भी कहां पर लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरी बात बेटा सुनना ध्यान से। बेटा ये जो इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको ना एक चार्ट बनवाऊंगा फोर्थ एक्टिविटी। बेटा फोर्थ एक्टिविटी के अगर हम की पॉइंट्स देखें तो की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, आपने सर्विसेज का क्या करा है बेटा? इंपोर्ट किया है। तो फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बेटा किससे इंपोर्ट करी है? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, जो ऑब्वियस सी बात है कहां पर सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया, तभी तो इंपोर्ट की बात आती है। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और अपनी कोई एस्टैब्लिशमेंट, और बेटा वो एस्टैब्लिशमेंट भी कहां पर लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और एक पॉइंट बेटा और है जो कॉमन है बेटा, शेड्यूल वन की चारों एक्टिविटीज में कॉमन था। कौन सा पॉइंट बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। तो बेटा अगर ये चार एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाए ना, तो उसे बेटा सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई है तो क्या लगेगा बेटा? उस पर जीएसटी आएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं बेटा। देखो बेटा, अज्यूम करो मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी है। मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी है बेटा, ये लोकेटेड है यूएस में। मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी लोकेटेड है यूएस में। और मेसर्स ए बी एंड कंपनी, मेसर्स ए बी एंड कंपनी बेटा ये लोकेटेड है इंडिया में। तो मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी यूएस में लोकेटेड है, मेसर्स ए बी एंड कंपनी इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है। ये बच्चे हेड ऑफिस है, एक्स वाई एंड कंपनी हेड ऑफिस है जो यूएस में लोकेटेड है। और बेटा मेसर्स ए बी एंड कंपनी आपकी ब्रांच है जो इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, हेड ऑफिस ने मेसर्स ए बी एंड कंपनी को प्रोवाइड करी लीगल
कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या प्रोवाइड करी गई हैं बेटा? लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं बेटा। और एक छोटी सी बात और लिख लो, नो कंसिडरेशन चार्ज्ड। हेड ऑफिस ने ब्रांच से इन सर्विसेज के लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है। नो कंसिडरेशन चार्ज्ड। ठीक है बेटा, चलो चेक करो क्या सारी शर्तें सेटिस्फाई होती हैं बेटा। पहली शर्त थी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो बेटा इंडिया के बाहर से आपने इंडिया में सर्विसेज क्या करी हैं? इंपोर्ट। तो पहली शर्त क्या हो गई? सेटिस्फाई। दूसरी, या तो आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं किसी रिलेटेड पर्सन से। कितने लोग आते हैं बेटा? 8 लोग आते हैं टोटल। या आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं अपनी किसी एस्टैब्लिशमेंट से। तो बेटा एचओ और ब्रांच ये आपकी क्या है? रिलेटेड पर्सन नहीं है बेटा, ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। ब्रांच के लिए एचओ क्या बन जाता है बेटा? एस्टैब्लिशमेंट। तो मैंने मैसर्स एबीएन कंपनी ने सर्विसेज इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या करी? इंपोर्ट। पहली शर्त। दूसरी शर्त, किससे इंपोर्ट करी? अपनी किसी एस्टैब्लिशमेंट से, अपने एचओ से करी है। ठीक है बेटा, इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। मैंने लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द पर्पसेस ऑफ माय बिजनेस इंपोर्ट करी है। और बेटा एचओ ने ब्रांच से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है बेटा। तो मेरे ख्याल से बेटा चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं। और क्योंकि बेटा चारों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसे माना जाएगा बेटा सप्लाई। इसे सप्लाई माना जाएगा बेटा। और बेटा सप्लाई है तो इस पे क्या आएगा बच्चे? जीएसटी आ जाएगा इस पे। सप्लाई है तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं बेटा। अच्छा आओ एक और एग्जांपल। ये बेटा मिस्टर ए है। ठीक है, और ये मिस्टर बी है। ये बेटा जो मिस्टर ए है ना, ये बी का बेटा है, बी सन है। और ये यूएस में एम्प्लॉयड है एज एन आर्किटेक्ट। यूएस में काम करता है एज एन आर्किटेक्ट। ठीक है बेटा, और ये जो मिस्टर बी है ये बेटा इंडिया में सिचुएटेड है। ध्यान से सुनना बेटा। बच्चे जो मिस्टर बी है ना, इनको अपने लिए एक घर बनवाना है, रेजिडेंशियल हाउस, रहने के लिए बेटा एक घर बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक काम करें, अपने बेटे से ही, जो कि यूएस में आर्किटेक्ट है, क्यों ना उससे नक्शा बनवाएं, मैप डिजाइन करवाएं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मैप डिजाइनिंग सर्विसेज दी। तो इसका मतलब बी ने ए से इंडिया के बाहर से सर्विसेज इंडिया में बेटा क्या करवाई हैं? इंपोर्ट। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि बेटा है तो उसने अपने फादर से इस चीज का कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा है। चेक करो शर्तें। बेटा पहली शर्त थी इंपोर्ट किसका होना चाहिए? सर्विसेज का। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड। मिस्टर बी ने इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज क्या करवाई हैं? इंपोर्ट। किससे? रिलेटेड पर्सन से बेटा। अगर आपको याद हो, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली,
उन्हें बेटा रिलेटेड पर्सन माना जाता है, और उसमें कौन आता है? स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स, डिपेंडेंट सिस्टर। तो सन बेटा हमारा क्या बन जाता है? रिलेटेड पर्सन बन जाता है। पक्का? तो किससे सर्विस इंपोर्ट करवाई है? रिलेटेड पर्सन से। नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है। लेकिन बच्चे तीसरी शर्त सेटिस्फाई नहीं होती है बेटा। कौन सी? बेटा कौन सी शर्त सेटिस्फाई नहीं होती है? इट मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और मुझे एक बात बताओ बेटा, बी ने जो ये सर्विस ली थी ए से, क्या बेटा अपने बिजनेस के मुतल्लिक ली थी? नहीं बेटा, ये तो उसने अपना घर डिजाइन करवाने के लिए ली थी। इसका मतलब इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और बेटा क्योंकि बिजनेस के मुतल्लिक नहीं है, तो बेटा इसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। और सप्लाई नहीं है तो बेटा इस पे जीएसटी नहीं आता है। सप्लाई नहीं है तो बेटा इस पे जीएसटी नहीं आएगा। सब बताओ बेटा, सिंपल पॉइंट था, क्लियर हुआ? कॉपी करो इसे, फिर मैं जरा आपसे थोड़ा सा और डिस्कशन करूं बेटा। कर लिया बच्चे? अब बेटा मेरी ना एक बड़ी काम की बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो सुनना बेटा। अगर आपको याद हो तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस हमने पहले भी पढ़ा है बेटा। ये देखो, आओ मेरे साथ साथ। बेटा सेक्शन 7 सबसेक्शन बी का, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी देखना बेटा। 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एक तो क्लॉज बी में आया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस, और एक क्लॉज सी में आया फोर्थ एक्टिविटी। ठीक है, जो अभी हमने करी। बेटा मुझे ना 2 मिनट पढ़ो एक बार ध्यान से, और मुझे बताओ आपको दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या क्या नजर आते हैं। आओ देखना शुरू करते हैं। देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, वहां पर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है? मेरी बात सुनना बेटा, वहां पर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है बेटा, यहां पर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है ना बेटा? फिर मैं एक चार्ट बनवाऊंगा आपको, ध्यान से देखना है। पहले पहले डिफरेंस समझते हैं, फिर बनाएंगे चार्ट। तो मुझे एक बात बताओ, वहां पर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है, यहां पर भी बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात है। तो बच्चे ये केस तो हो गया सेम, हमें डिफरेंसेस देखने हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर बेटा। यहां पर अगर आप देखो तो मुझे एक डिफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आता है वो है ये जो शेड्यूल 1 है ना, ये बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट्स जो इंडिया के बाहर क्या है लोकेटेड। जबकि बेटा वो वाला पॉइंट, ये देखो, ये वाला पॉइंट बचे, नोटिस करो, कहीं पर भी रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट से ले रहे हो, अनरिलेटेड से ले रहे हो, कुछ नहीं लिखा हुआ है बेटा इस क्लॉज बी में। ठीक है, किससे ले रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता एज पर क्लॉज बी, लेकिन हाँ एज पर क्लॉज सी की फोर्थ एक्टिविटी फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, अच्छा एक ये डिफरेंस आया। अच्छा और क्या डिफरेंस है बेटे? देखो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस के पर्पस के लिए होनी चाहिए। और यहां पर देखना बेटा,
वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है। तो दो डिफरेंस आ गए। अच्छा, अभी एक और, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो फोर्थ एक्टिविटी है इसमें बेटा कंसिडरेशन आपका नहीं होना चाहिए। बेटा शेड्यूल 1 में एक ही पॉइंट तो था जो चारों एक्टिविटीज में कॉमन है, और वो है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखना, फॉर अ कंसिडरेशन। तो बेटा मुझे तो ना बड़े इंपॉर्टेंट बेटा तीन डिफरेंसेस नजर आए हैं इस क्लॉज बी में और शेड्यूल 1 की फोर्थ एक्टिविटी में। कौन कौन से बेटा? दोनों पॉइंट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है? बी में कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है, और क्लॉज सी के फोर्थ एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लॉज बी में बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्लॉज सी के हिसाब से इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, क्लॉज बी के हिसाब से आपने इंपोर्ट रिलेटेड पर्सन से करवाया हो, अनरिलेटेड से करवाया हो, अपनी किसी एस्टैब्लिशमेंट से करवाया हो, नहीं करवाया हो, फर्क नहीं पड़ता। जबकि क्लॉज सी में फर्क पड़ता है, इट मस्ट बी इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो तीन डिफरेंस है। मेरी अब बात सुनना, अब एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट से आपको पूरा बेटा केस क्लियर होगा, देखना। और बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग लिखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। याद रखना ये दोनों पॉइंट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, गुड्स की बात नहीं करते हैं। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दो पार्ट्स में डिवाइड करो, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विद एंड विदाउट कंसिडरेशन। फिर बेटा इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप लोग लिखना चाहोगे लिख लेना, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। इन कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। और यहां पर भी ये लिखो बेटा, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चे, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, तीन डिफरेंसेस थे तो हमें तीनों लिखने हैं। फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन। सेम यहां पर रिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन। ठीक है बेटा, और बेटा रिलेटेड पर्सन ऑब्लिक करके एस्टैब्लिशमेंट लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। लो बेटा ये बना लो जरा,
अच्छा बेटा, मुझे अब एक बात का जवाब चाहिए। बेटा, पहला केस है, ध्यान से बेटा देखना मेरी बात। पहला केस है, आपने सर्विस इंपोर्ट करी है विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन, तो बेटा एक बात याद रख लेना, अगर आपने कंसिडरेशन दिया है ना, तो बेटा आप शेड्यूल 1 के 4th पॉइंट में आप फॉल नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल 1 का 4th पॉइंट कवर करता है विदाउट कंसिडरेशन को। तो आप क्लॉज बी में फॉल करोगे, ठीक है, क्योंकि क्लॉज बी कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए। अच्छा, और अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया है तो आप क्लॉज सी के 4th पॉइंट में आप फॉल करते हो, है ना। तो ये एक चीज है जो थोड़ी ध्यान रखना बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से जो मैं बोलूंगा। मेरे को बताओ बेटा, ये जो विद कंसिडरेशन वाला केस है, ये वाला केस, ये कौन सा क्लॉज है बेटा? ये है क्लॉज बी। आओ पहले क्लॉज बी देखते हैं। ये देखो क्लॉज बी देखो बेटा, क्लॉज बी कहता है अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा रिलेटेड अनरिलेटेड की तो बात ही नहीं है, मतलब आप रिलेटेड से करो, अनरिलेटेड से करो, एस्टैब्लिशमेंट से करो, नॉन एस्टैब्लिशमेंट से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो मुझे एक बात बेटा पता है क्या क्लियर हो गई? बहुत सिंपल बात बताता हूं आपको, बहुत सिंपल बात, मेरी बात सुनना बेटा। मुझे एक बात बेटा पता है क्या क्लियर हो गई? अगर कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन है, तो बेटा आपने जो सर्विस इंपोर्ट करी है वो बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो, रिलेटेड से हो, अनरिलेटेड से हो, बेटा फर्क नहीं पड़ता है, उसे सप्लाई माना जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसे सप्लाई माना जाएगा। कौन से क्लॉज के हिसाब से? क्लॉज बी के हिसाब से। अनरिलेटेड से हो, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। बेटा एक बात याद रख लेना, अगर कंसिडरेशन है तो बेटा वो सप्लाई है ही है। तो आपने रिलेटेड से करी, अनरिलेटेड से करी, बिजनेस के मुतल्लिक करी, बिजनेस के मुतल्लिक नहीं करी, उसे सप्लाई माना जाएगा एज पर क्लॉज बी। ये है सप्लाई एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से बेटा इसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। अगर बेटा कंसिडरेशन है तो बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो, रिलेटेड से हो, अनरिलेटेड से हो, जिससे मर्जी हो बेटा फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई है अगर कंसिडरेशन है तो। बात समझ आई? अच्छा, अब आओ बेटा इस पे। बेटा अब यहां पर मेरे को बताओ, कंसिडरेशन नहीं है, मतलब बेटा कौन सा क्लॉज देखना है? क्लॉज सी। अब ये बताना जरा, अभी अभी हमने करा है बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। चलो बताओ, सुनो, बताओ बताओ, यहां पर देखो, ऊपर देखो, देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। बेटा चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं या नहीं? चारों होती हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी है, विदाउट कंसिडरेशन है, बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन है, तो बेटा इसे भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन एज पर क्लॉज सी। बात समझ आई? अच्छा ये बताओ बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम अनरिलेटेड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये क्लॉज सी में कवर होता है बेटा, अनरिलेटेड पर्सन वाला? नहीं बेटा, क्लॉज सी में आपने
इंपोर्ट करी होनी चाहिए किससे, रिलेटेड पर्सन से या अपनी किसी एस्टैब्लिशमेंट से। अनरिलेटेड से अगर करोगे ना तो बेटा उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट अ सप्लाई। अच्छा ये बताओ बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, तो ये तो हमने अभी करा ना। ये देखो ये आर्किटेक्ट वाला केस, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सर्विस क्या करी थी, इंपोर्ट, इट वाज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया था, इसे सप्लाई बेटा माना नहीं गया। बिजनेस के मुतल्लिक नहीं है ना तो सप्लाई नहीं है बेटा, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है सप्लाई नहीं है, ये बता दो। विदाउट कंसिडरेशन, नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, फ्रॉम अनरिलेटेड। अच्छा एक बताओ, कंसिडरेशन भी नहीं दिया, बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, पर्सन भी रिलेटेड नहीं है, तो बेटा ये भी सप्लाई नहीं होगी। बात समझ आई? दिस इज एज पर क्लॉज सी। ये है आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, शेड्यूल 1 की 4th एक्टिविटी। तो बेटा इसमें याद रखना, क्लॉज सी के हिसाब से तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, बिजनेस के मुतल्लिक होनी चाहिए और रिलेटेड पर्सन से ली हो या एस्टैब्लिशमेंट से ली हो। अगर एक भी शर्त सेटिस्फाई नहीं हुई, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। लो बच्चे, ये आपका डिफरेंस आ गया बिटवीन क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। कॉपी कर लो बेटा। तो आपका बेटा शेड्यूल 1 की चारों एक्टिविटीज बेटा हमने कवर कर ली है। आपका क्लॉज सी बेटा पूरा हो गया। कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलें बच्चे आगे, आओ मेरे साथ साथ। अब ये मेरी बात ना, अगली बात बहुत सिंपल बात करूंगा आपको समझाने वाली, मेरी बात समझना बस। देखो क्लॉज डी बेटा, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस रेफर टू इन शेड्यूल 2। बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा केस जरा ही समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। आओ बेटा क्लॉज डी पे, पहले ना इसका जरा बेस जरा इस क्लॉज का समझते हैं। ये कहता क्या है, हेडिंग लिखो शेड्यूल 2। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 बेटा आपको पता है बच्चे, जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो बेटा जीएसटी में हम ना बेटा दो चीजों की बात करते हैं हमेशा। हम जीएसटी की जब भी बात करेंगे बेटा दो चीजों की बात करेंगे, गुड्स की और बेटा सर्विसेज की। जीएसटी में हमेशा बात बेटा गुड्स की होगी और सर्विस की होगी। बात समझ आई? ध्यान से सुनना बेटा। बेटा पता है हमारे जीएसटी में आप आगे पढ़ोगे कि गुड्स के लिए रूल्स अलग हैं, गुड्स के लिए रूल्स अलग हैं, और बेटा सर्विसेज के लिए, ये आप आगे जब पढ़ोगे ना आपको समझ आएगी ये बात, और सर्विसेज के रूल्स बेटा अलग हैं। पक्का? इवन बेटा गुड्स के जो टैक्स रेट्स हैं, गुड्स के जो टैक्स रेट्स हैं वो भी बेटा सर्विसेज के टैक्स रेट से अलग हैं। वो भी सर्विसेज के टैक्स रेट से अलग हैं। तो याद रखना, गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, गुड्स के लिए जो रेट्स ऑफ टैक्स स्पेसिफाई करे हैं गवर्नमेंट ने, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दो स्पेसिफाइड फॉर सर्विसेज। तो ये दोनों बेटा सेम नहीं है, ये डिफरेंट है।
तो याद रखना ये बात, गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए जो रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए जो रेट्स ऑफ टैक्स स्पेसिफाई करे हैं, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम रूल्स फ्रेम्ड फॉर सर्विसेज एज वेल एज टैक्स रेट स्पेसिफाइड फॉर सर्विसेज। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? अब बेटा एक प्रॉब्लम आती है, सुनो, अब एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या? अज्यूम करो बेटा, मैंने कोई सप्लाई करी, मैंने कोई सप्लाई करी, ठीक है? तो बेटा एक प्रॉब्लम क्या आती है, उस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, उस सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है? या बेटा उस सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, या उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे बेटा अगर आपको ना स्टार्टिंग का लेक्चर याद हो जो हमने चैप्टर 2 में किया था, मैंने आपको कहा था कई बिजनेसेस होते हैं जैसे कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, या फॉर दैट मैटर रेस्टोरेंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो केटरिंग वाले हैं और जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ये बेटा आपको सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सर्विसेज देते हैं, या दोनों देते हैं? तो बेटा ये लोग तो आपको गुड्स भी देंगे, ये लोग आपको गुड्स भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ये लोग बेटा आपको सर्विसेज भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेटर की सर्विस, कुक की सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, रिसेप्शनिस्ट की सर्विस। तो ये आपको गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज सर्विसेज भी देते हैं। बेटा पहले सिंपल था, जीएसटी के आने से पहले सिंपल था। क्या था बेटा? गुड्स वाले कंपोनेंट पे, ये मैं बता चुका हूं आपको, गुड्स वाले कंपोनेंट पे तो लग जाता था वैट या सीएसटी, और सर्विस टैक्स वाले कंपोनेंट पे, सर्विस वाले कंपोनेंट पे लग जाता था सर्विस टैक्स। तो पहले सिंपल हो जाता था, गुड्स वाले पार्ट पे वैट आ जाता था और सर्विस वाले पार्ट पे सर्विस टैक्स आ जाता था। अब बेटा अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। अब हुआ क्या, ये दोनों तो बेटा हो गए हैं खत्म, ठीक है? तो अब इन पे क्या आएगा? एक टैक्स आएगा, जीएसटी। बेटा अब दिक्कत आएगी आपको, अब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि क्या माने हम क्या अज्यूम करें कि केटरिंग वाले गुड्स की सप्लाई करते हैं या केटरिंग वाले सर्विस की सप्लाई करते हैं? हम क्या माने कि रेस्टोरेंट ओनर्स गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विस की सप्लाई करते हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा ना बेटा, जीएसटी में गुड्स के लिए रूल्स अलग हैं और जीएसटी में सर्विस के लिए रूल्स अलग हैं। तो आपको ना एक चीज माननी पड़ेगी बेटा, एक चीज माननी पड़ेगी। या तो आप ये मान लो कि केटरिंग वाले रेस्टोरेंट ओनर्स जो होते हैं वो आपको गुड्स की सप्लाई करते हैं, और कौन से रूल्स लगा दो? गुड्स के। कौन से टैक्स रेट्स लगा दो? गुड्स के लगा दो। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि केटरिंग वाले रेस्टोरेंट ओनर्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं वो सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो रूल्स कौन से लगेंगे? सर्विस के। टैक्स रेट्स कौन से लगेंगे? सर्विस के। तो बेटा ये आपको ना जीएसटी में डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपकी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है या आपकी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्योंकि बेटा गुड्स के लिए रूल्स अलग हैं, सर्विस के लिए रूल्स अलग हैं। गुड्स के लिए टैक्स के रेट्स अलग हैं, सर्विस के लिए टैक्स के रेट्स अलग हैं। तो यू विल हैव टू डिसाइड whether your supply is supply of goods or supply of service, and accordingly वही रूल्स वही टैक्स रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो बेटा इन रेस्टोरेंट ओनर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी सप्लाई
क्या सप्लाई ऑफ गुड्स में आती है या उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाए। वैसे तो ये दोनों देते हैं, लेकिन बेटा दोनों वाला हिसाब पहले चलता था। अब या तो गुड्स की सप्लाई है या तो सर्विस की सप्लाई है। अब दोनों वाला सिस्टम नहीं है कुछ भी। पक्का। पहले दो रेट ऑफ टैक्स थे ना, दो अलग अलग रेट ऑफ टैक्स थे। तो गुड्स पे वैट लग जाता था, सर्विस पे सर्विस टैक्स लग जाता था। लेकिन अब एक रेट ऑफ टैक्स है, तो अब दोनों वाला हिसाब नहीं चलेगा। अब या तो उसे गुड्स की सप्लाई मानो या उसे सर्विस की सप्लाई मानो। ठीक है बेटा। और बेटा इस चीज का ना ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। ये चीजें बेटा आपको अज्यूम नहीं करनी है। ये चीजें आपको बताई गई हैं शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 बेटा आपको क्लैरिफिकेशंस देता है। क्या देता है शेड्यूल 2 में? आपको क्या मिलेंगी बेटा? क्लैरिफिकेशंस। मतलब कभी भी आपको कंफ्यूजन होना कि मेरी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स में आती है या मेरी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस में आती है, तो बेटा शेड्यूल 2 खोल के पढ़ना, उसमें आपको हर आंसर का जवाब मिलेगा। बेटा गीता है ये आपकी, हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटा शेड्यूल 2 में। सब बताओ, जो बात मैंने कही बेटा वो क्लियर हुई सबको? पक्का। तो बेटा ओल्ड जो टैक्स लॉस थे ना, उसमें ऐसा सिस्टम चलता था कि गुड्स पे आपका सेल्स टैक्स लग गया, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लग गया। लेकिन अब ओल्ड सिस्टम तो रहा नहीं। अब दोनों को रिप्लेस हमने किससे कर दिया है? हमने जीएसटी एक टैक्स से रिप्लेस कर दिया है। जब टैक्स एक है तो बेटा आप उसे दो चीजें कैसे मान सकते हो कि गुड्स अलग सर्विस अलग? नहीं बेटा, अब या तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानो या सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। और कौन बताएगा आपको कि आपकी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस? आपको बेटा शेड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 में आपको हर जवाब का क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि आपकी सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा बेटा। बात समझ आई बच्चे? आओ मेरे साथ साथ सुनो बेटा। अब बेटा शेड्यूल 2 मैं आपको तरीका बता रहा हूं, फिर जवाब आप मुझे अपने आप दे सकते हो। फिर शेड्यूल 2 बेटा कैसे पता चलेगा कि मेरी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है या मेरी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस है? मैं आपको बेटा तरीका बताता हूं, और ये तरीका ना बेटा फॉलो करके चलना, हर सवाल का जवाब मिलेगा। बेटा बस एक बात का जवाब देना, क्या ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है या सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है? इतना देखोगे ना बेटा जवाब मिल जाएगा आपको। ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है या पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है? ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है या फिर पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है? अगर तो बच्चे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, दैट अमाउंट्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स, उसे बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, जैसे सेल में होता है, जैसे सेल में होता है बेटा। अच्छा, लेकिन बच्चे अगर पोजेशन का ही ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो बेटा उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। जैसे बेटा रेंटल में होता है, लीज में होता है। मुझे बताओ लीज में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर होती है या सिर्फ पोजेशन? बेटा पोजेशन ट्रांसफर होता है। तो लीज को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मान सकते, लीज को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अच्छा बेटा मैंने अपना फर्नीचर किसी को किराए पे दिया एक हफ्ते के लिए, तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी एक फर्नीचर शॉप है, मैंने अपना फर्नीचर किराए पे दिया एक हफ्ते के लिए, मैंने फर्नीचर बेचा नहीं है बेटा, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है। तो ये बात याद रखना, आपके ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटा।
अगर ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर पोजेशन का ट्रांसफर हुआ है सिर्फ इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा याद है बेटा क्लॉज ए में हमने 8 एग्जाम्पल्स करे थे, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, 8। आपको मेरे को बता सकते हो इन 8 में से ओनरशिप का ट्रांसफर किन किन में हो रहा है? ओनरशिप का ट्रांसफर बेटा सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर है, ठीक है। ट्रांसफर में मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर में ओनरशिप का नहीं पोजेशन का ट्रांसफर होता है। अच्छा अगला क्या था? एक्सचेंज। बेटा एक्सचेंज में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। भाई हमने न्यू कार एक्सचेंज, ओल्ड कार एक्सचेंज करी फॉर अ न्यू वन, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बार्टर, दो फ्रेंड्स ने अपनी कार आपस में एक्सचेंज कर ली, ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। लीज, बेटा लीज में कभी भी ओनरशिप का नहीं पोजेशन का ट्रांसफर होता है। रेंटल, रेंटल में हमेशा पोजेशन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। लाइसेंस, लाइसेंस में भी पोजेशन का ट्रांसफर होता है। डिस्पोजल, डिस्पोजल में बेटा ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। तो बेटा 8 में से ना 4 चीजें हैं बेटा जिनमें किसका ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप का। और 4 चीजें हैं जिनमें किसका ट्रांसफर हो रहा है? पोजेशन का। तो बेटा इन चारों को क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और बच्चे इन चारों को आप क्या मान के चलोगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलोगे। लो बच्चे जल्दी से कॉपी करो, फिर एग्जांपल्स देता हूं आपको। कॉपी कर लो बेटा, करें बेटा, आओ मेरे साथ साथ। ये देखो आपको मैंने एग्जांपल्स ना इसी में दे रखे हैं। शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे रखे हैं, वो क्लैरिफिकेशंस देखते हैं बेटा। ये देखो क्लॉज डी, activities to be treated as either supply of goods और सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी इनको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो या इनको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो। अब देखो क्या क्लैरिफिकेशंस दिए हैं बेटा। क्लैरिफिकेशंस हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बेटा टाइटल वर्ड का मतलब क्या है? ओनरशिप। टाइटल का मतलब ओनरशिप। तो बताओगे बेटा अगर ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है जैसे किस में होता है? सेल में। तो मैंने अभी बताया ना ओनरशिप का ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अच्छा एक बात बताओगे बेटा, हायर परचेज में दोनों होते हैं बेटा। याद है हायर परचेज आपने, वैसे हम चैप्टर आज शुरू करेंगे हायर परचेज। आपने फाउंडेशन लेवल में सेल और हायर परचेज में डिफरेंस भी करा हुआ है बेटा। हायर परचेज में अगर आपको याद हो तो बेटा इनिशियली सिर्फ गुड्स का क्या ट्रांसफर होता है? पोजीशन। हाँ, फ्यूचर में ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है बट ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब आपको इनिशियली गुड्स का पोजीशन दिया जाएगा, लेकिन लेकिन जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना तो गुड्स की ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो नोटिस करो इसमें तो इनिशियली तो पोजीशन का ट्रांसफर होता है लेकिन आगे जाके ओनरशिप का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे देर सवेर हो रहा है, हो तो रहा है ना, तो हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। बात समझ आई? तो हायर परचेज क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स है। अच्छा लीज और रेंटल बेटा, इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर तो नहीं होता ना, पोजेशन का ट्रांसफर होता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। ठीक है। एनी लीज, रेंटल, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड एंड बिल्डिंग, वही सेम बात आ गई ना बेटा। लीज रेंटल लाइसेंस, बेटा लीज रेंटल लाइसेंस, अब चाहे किसी भी चीज की लीज हो, क्यों ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही लीज हो,
उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर लीज है, रेंटल है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा। अच्छा, जॉब वर्क याद करो, मैंने क्या बताया था आपको इस लेक्चर के चैप्टर 2 के लेक्चर 1 में बताया था बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और जॉब वर्क होता है। बेटा आप टेलर के पास ट्राउजर स्टिच करवाने जाते हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपने कपड़ा भी टेलर से लिया और स्टिचिंग भी टेलर से कराई, मटेरियल प्लस लेबर दोनों प्रोवाइड कराई गई है आपको। भाई मटेरियल भी दिया गया क्लॉथ, और स्टिचिंग भी प्रोवाइड कराई गई यानी लेबर। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। जॉब वर्क होता है अगर मैं अपना कपड़ा उसके पास लेके जाऊं और मैं कहूं मुझे तेरे से सिर्फ क्या करवानी है, स्टिचिंग, मतलब सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम इसे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है मटेरियल प्लस लेबर, जॉब वर्क इज ओनली लेबर। ठीक है, तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें तो गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है ना बेटा। टेलर आपको क्या दे रहा है, सिर्फ स्टिचिंग दे रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है। अच्छा ये बताना बेटा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर बताया था मैंने आपको। परमानेंट ट्रांसफर मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर है बेटा। ओनरशिप का ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा, है ना। अच्छा, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ गुड्स वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। टेम्पररी ट्रांसफर मतलब सब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा, प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, मेरी एक बात सुनो बेटा, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब बना बनाया सॉफ्टवेयर आप मार्केट से क्या करते हो, परचेज। बना बनाया सॉफ्टवेयर आप मार्केट से क्या करते हो, परचेज। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैंने टैली सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, लाइसेंस नहीं कह रहा हूं, मैंने टैली सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया। एक बात बताऊं, चलो एक छोटी सी बात सुनना मेरी बात बेटा, जिस पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना आपकी क्लास की, वो सॉफ्टवेयर बेटा मैंने लाइसेंस नहीं लिया है उसका, मैंने परचेज किया है वो सॉफ्टवेयर। तो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मैंने क्या करा है, परचेज। मैं कह रहा हूं दोबारा, मैंने लाइसेंस नहीं लिया है, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा है, बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स। पॉइंट बताओ, समझ आया। अच्छा, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूं, बना बनाया नहीं ले रहा हूं, बनवा रहा हूं सॉफ्टवेयर एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो बेटा बनवा रहा हूं सॉफ्टवेयर मतलब मैं सर्विस ले रहा हूं, भाई डिजाइनिंग की सर्विस नहीं ले रहा हूं मैं। बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो ओनरशिप का ट्रांसफर है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सॉफ्टवेयर एज पर योर रिक्वायरमेंट बनवाओगे मतलब आप सर्विस ले रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, बने बनाए सॉफ्टवेयर का मैं लाइसेंस ले रहा हूं, जैसे टैली या एमएस ऑफिस, मैंने इसका क्या ले रखा है, लाइसेंस। तो लाइसेंस में तो बेटा ओनरशिप तो ट्रांसफर होती नहीं, पोजेशन ट्रांसफर होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अच्छा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआरस, बेटा आईपीआरस क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेटा पता है इसका मतलब क्या होता है, जनरली जब आप कोई रिसर्च करते हो ना, आप जब कोई रिसर्च करते हो तो आपकी रिसर्च को कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर ले, इसके लिए हम उस रिसर्च के क्या ले लेते हैं, आईपीआरस। उस रिसर्च को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर कोई पर्सन
हमारे इजाजत के बिना हमारी उस रिसर्च को यूज नहीं कर सकता। जैसे बुक्स के कॉपीराइट्स होते हैं, इन्वेंशंस के पेटेंट होते हैं, ब्रांड नेम के ट्रेडमार्क होते हैं, वैसे ही बेटा रिसर्च के आईपीआरस होते हैं। अब सुनो, वर्ड क्या बोला है उन्होंने? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। परमानेंट ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी आपने अपने आईपीआर बेच दिए। बेच दिए तो बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है। अच्छा, टेम्परेरी ट्रांसफर और राइट टू यूज आईपीआर, मैंने आईपीआर बेचा नहीं है, आईपीआर को यूज करने का राइट मैंने दूसरे पर्सन को दिया है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो मैंने सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर किया है, ओनरशिप अभी भी मेरे पास है। सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे वो ऊपर कवर हो गया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंटल, बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आती। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, दोनों बातें। मेरी बात सुनो बेटा, मुझे बताओ ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको मटेरियल प्लस बेटा बताओ लेबर दोनों प्रोवाइड कराई जाती है, यानी आपको दोनों प्रोवाइड कराई जाती है। रेस्टोरेंट और कैटरिंग में बताओ, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, और आपको लेबर भी प्रोवाइड करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा है इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वैसे प्रोवाइड दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे कि गुड्स प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। ऐसी बेटा रेस्टोरेंट और केटरिंग में दोनों चीजें प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन मैंने कहा ना बेटा, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहेंगी जीएसटी में। भाई जीएसटी एक टैक्स है, तो या तो गुड्स मान लो या तो सर्विस मान लो। तो उन्होंने कहा जो लोग दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, गुड्स भी दे रहे हैं सर्विस भी दे रहे हैं, हम ये मानेंगे कि वो क्या दे रहे हैं बेटा, सर्विस। यानी ये जो केसेस हैं इनको बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, इन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। ठीक है बेटा, ये क्लैरिफिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने आपको शेड्यूल 2 के थ्रू दिए हैं। तो बेसिक रूल तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया। अगर ओनरशिप का ट्रांसफर है, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो। अगर पोजेशन का ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो। जो लोग दोनों प्रोवाइड करते हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज रेंटल लाइसेंस गुड्स नहीं हो सकता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आते, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लो बेटा, आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के बेटा हमारे चारों क्लॉजेस फिनिश हो गए। सब बताओ बेटा, समझ आया सबको? ठीक है, चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।